हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो देखा था वो क्या देखा था? एंगल ऑफ इंसिडेंस देखा था। एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर ग्रेजिंग इमरजेंस। ग्रेजिंग इमरजेंस क्या होता है? जस्ट टच करके निकले, उसके लिए हमने ये अभी डेरिवेशन देखा था, ठीक है, जिसमें हमने देखा था कि क्या होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर ग्रेजिंग इमरजेंस। वो होता था साइन इनवर्स अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1 साइन ए माइनस कॉस ए। ये देखा था हमने, ठीक है। और एक जो हमने देखा था जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल अगर थीटा सी है तो साइन थीटा सी जो होता है वो क्या होता है 1/μ के बराबर, ठीक है। ये हमने अभी देखा था। अब जो हम लोग एक कंडीशन देखेंगे वो कंडीशन क्या होगा? वो कंडीशन होगा कि नो इमरजेंस कंडीशन, कि बाहर ही ना आए, ठीक है, कुछ भी बाहर नहीं आए, ठीक है। तो मान लो ये अपना प्रिज्म है, ठीक है, इस पे अपना जो है इंसिडेंस जो हो रहा है वो ये है I1, ठीक। और पहली बार जो रिफ्लेक्शन होगा वो इधर से जाएगा, यहाँ पे जो इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करोगे, नॉर्मल, उससे जो एंगल बनाएगा वो क्या होगा? पहला रिफ्रैक्शन एंगल, ठीक है। और वो ऐसा आया, ऐसे आया इंसिडेंस कि बाहर नहीं गया, तो इस पॉइंट पे जो अपना नॉर्मल है, यहाँ पे जो नॉर्मल है वो अंदर का अंदर ही रह गया, तो यानी रिफ्रैक्ट होके ये अंदर के अंदर रह गया। तो ये क्या होगा? ये वाला जो एंगल बनेगा इस नॉर्मल के साथ, वो जो बनेगा वो क्या बनेगा? उसको मान लो रिफ्रैक्शन एंगल R2 बोल देते हैं, ठीक है। तो ऐसा कब होगा कि ये बाहर ही ना आए? ऐसा ये बाहर नहीं आए तो क्या होता है कि अगर ये जो इंसिडेंस एंगल है जो R2 है, यहाँ पे R2 वो ज़्यादा हो जाए क्रिटिकल एंगल से, क्रिटिकल एंगल से अगर ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? ये बाहर ही नहीं आएगा। और ये जो है अपना वो क्या होता है? ये अपना ये होता है प्रिज्म का एंगल ए। ये है ए जो प्रिज्म का एंगल है, हमको पता है ट्रायंगल के प्रॉपर्टी से, ठीक है, ट्रायंगल के प्रॉपर्टी से। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि जो मैक्स ए बी वाला जो अपना फेस है, यह है ए, यह है बी, यह है सी। तो जो ए बी वाला फेस है, ए बी, उस पे अगर मैक्सिमम इंसिडेंट एंगल की बात करें, मैक्सिमम इंसिडेंट एंगल इस फेस पे, ऑन फेस, फेस कौन सा? ए बी पे क्या हो सकता है मैक्सिमम? तो नॉर्मल से 90 डिग्री बना ले, ठीक है। इसीलिए हमने देखा ऐसा I1 जो है 90 डिग्री लिया है, ठीक है। तो क्या हो? नॉर्मल बना के आएगा, यानी जो मैक्सिमम इंसिडेंस एंगल होगा I मैक्सिमम वो आएगा 90 डिग्री। अब जब स्नेल का नियम इस पहले सरफेस पे लगाएंगे तो इधर पे एयर है, ये ग्लास का मान लो म्यू है, बाहर फिर से एयर है, तो एयर का रिफ्रैक्टिवनेस 1 होता है, तो 1 साइन आई, साइन आई, आई का मान कितना है? 90 डिग्री, बराबर क्या होगा? म्यू इंटू साइन R1, पहला रिफ्रैक्शन एंगल, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया? ये इसका मान हो गया 1, तो यहाँ से आ गया हमको कि जो साइन ऑफ R1 आ गया वो आ गया 1/μ, ठीक है। अब 1/μ क्या होता था अपने लिए? यही होता था साइन थीटा क्रिटिकल के बराबर। तो इससे पता चल गया कि हमारा जो R1 एंगल है वो थीटा क्रिटिकल के बराबर आ गया। अब दूसरा, हमारा जो फेस ए और सी है, ये वाला जो फेस है, फेस ए सी से नो इमरजेंस का मतलब है बाहर नहीं आए, बाहर नहीं आए, इसका मतलब फेस ए सी पे हो रहा होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो R2 एंगल है वो बड़ा होना चाहिए थीटा सी से। और हमको ट्रायंगल का ये दूसरा इक्वेशन हो गया, ये पहला इक्वेशन हो गया। देखो हमको एक बात और पता है ट्रायंगल के प्रॉपर्टी से कि बाह्य कोणों का योग अंतः दोनों का बराबर ये ए हो जाएगा। ए जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 हो जाएगा। तो ये अपना तीसरा इक्वेशन बन गया। अब देखो R1 प्लस R2 क्या हो रहा था यहाँ पे? यहाँ पे था अपना जो R1 था वो थीटा सी के बराबर था,
तो R1 जो था वो थीटा सी के बराबर, और उसमें R2 जो था तो उसको तो थीटा सी से बड़ा होगा। इसका मतलब है कि R1 प्लस R2 जो होगा वो बड़ा हो जाएगा थीटा 1 प्लस थीटा सी प्लस थीटा सी से। ये बात तो क्लियर है। यानी R1 प्लस R2 जो करेंगे वो बड़ा हो जाएगा 2 थीटा सी से। ये बात तो चौथा बात हो गया अपना। अब ध्यान देने का बात है, अब ये तीसरा इक्वेशन और चौथा इक्वेशन अगर देखोगे तो R1 R2 ए के बराबर है, यानी अपना जो ए है ए वो बड़ा हो जाएगा 2 थीटा क्रिटिकल से, यानी a/2 जो होगा बड़ा होगा थीटा क्रिटिकल से। ये बात तो सही है। तो अगर साइन लगा दोगे तो साइन a/2 बड़ा हो जाएगा साइन थीटा क्रिटिकल से। इसी को तो 1/μ लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखो, साइन a/2 बड़ा हो जाएगा अपने 1/μ से, यानी म्यू जो है वो क्या होगा, म्यू इधर आएगा तो म्यू बड़ा हो जाएगा अपना 1/sin a/2 से। तो कुल मिला के देखो ये हमारा कंडीशन आया है किस चीज़ के लिए ये कंडीशन आया है कि अगर अपने इस फेस से, प्रिज्म के इस वाले फेस से किरण बाहर नहीं जानी चाहिए, तो हमने यहाँ पे मैक्सिमम एंगल पकड़ा, उसको इधर पे लेके गए और इसको यहाँ पे TIR करा दिया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये जो रिजल्ट निकल के आया वो अपने को समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखो। अब क्वेश्चन क्या है, ए रे ऑफ लाइट passes through an equilateral prism such that angle of incidence is equal to angle of emergence and the latter is equal to 3/4 of angle of prism। क्या बोल रहा है देखो, रे ऑफ लाइट ऐसा पास किया इक्विलेटरल प्रिज्म से। इक्विलेटरल है प्रिज्म, यानी तीनों भुजा बराबर है, यानी ये जो कोण ए हो गया वो कितना डिग्री हो जाएगा, तीनों कोण 60 डिग्री हो जाएगा। ये बात यहाँ से निकल के आई इक्विलेटरल प्रिज्म। इंसिडेंस एंगल इज इक्वल टू इमरजेंस एंगल, तो आई बराबर क्या हो गया, इमरजेंस एंगल के बराबर, नहीं I1 बराबर हो गया I2। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब देखो ए का मान तुमने 60 देख लिया, क्यों आया, क्योंकि इक्विलेटरल था। I1 बराबर I2। अब वो क्या बोल रहा है, एंड द लेटर इज I2 जो है वो कितने के बराबर है, 3/4 ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म किसको बोलते हैं, ए को। तो ये अपने पास इक्वेशन निकल के आ गया कि I1 बराबर I2 बराबर 3/4 ए। हमको पूछ रहा है एंगल ऑफ डिविएशन बता दो, डेल्टा का मान बता दो क्या होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो म्यू बराबर दिया हुआ है 1.5। तो तुमको पता है, क्या पता है भाई, पता ये है कि ए प्लस डेल्टा बराबर होता है I1 प्लस I2। पता है कि नहीं पता है ये चीज़, ए प्लस डेल्टा जो हो जाता है वो I1 प्लस I2 के बराबर होता है। ये पता है कि नहीं पता है, हमने पढ़ा हुआ ये चीज़। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास, अरे डिविएशन हमने देखा था ना, ए प्लस डेल्टा जो हो जाता था वो क्या होता था, I1 प्लस I2 के बराबर। ठीक है, क्योंकि हमने एक इक्वेशन डिराइव किया था। क्या इक्वेशन डिराइव किया था, देखो याद करो, हमने इक्वेशन डिराइव किया था कि जो डेल्टा, हमने जब ये कंडीशन लिया था मिनिमम डिविएशन का, तो क्या लिया था, I1 प्लस I2 बराबर I लिखा था, और R1 इज इक्वल टू R2, I1 इज इक्वल टू I2 बराबर I, R1 इज इक्वल टू R2 बराबर R, और R1 प्लस R2 हमारा हो जाता है A के बराबर। ठीक है, ऐसा होता था। हमने देखा था जो डिविएशन होता था डेल्टा वो क्या होता था, 2I माइनस A, यानी A प्लस डेल्टा बराबर होता था 2I। यहीं से तो बात समझ के आ रहा है, क्या समझ के आ रहा है कि हमारा A प्लस डेल्टा होता है I1 प्लस I2 के बराबर। ठीक है, तो ये बात तुमको समझ में आ गया। तो हमको क्या दिया हुआ है, A का मान दिया हुआ है 60 डिग्री प्लस डेल्टा दिया हुआ है, और I1 बराबर I2 बराबर 3/4 है, ये 3/4 A प्लस 3/4 है। तो यहाँ से कितना हो गया, A का मान है 60 डिग्री, तो 4 से 15, और 4 से 15, 15 या 45, 45 90, तो 90 बराबर 60 डिग्री
प्लस डेल्टा, तो यहाँ से जो डेल्टा का मान आ जाएगा अपने पास वो आ जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये अपने को थोड़ा सा समझ में आना चाहिए कि कैसे हो रहा है। आगे का देखो, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है कितना, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना, इज प्लेस इन वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.33 और जो प्रिज्म का जो ग्लास होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.53। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, एयर में अगर रखोगे तो बात, एयर मीडियम में ग्लास का इतना, एयर मीडियम में वाटर का इतना, सही बात है। अब क्या बोलता है, इफ़ एंगल ऑफ प्रिज्म जो दिया है 60 डिग्री, ए का मान दे दिया है 60 डिग्री, तो पूछ रहा है कैलकुलेट एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन। अपने को डेल्टा मिनिमम का मान पूछ रहा है, कहाँ पे, वाटर के अंदर, वाटर के अंदर पूछ रहा है क्या होगा। तो सिंपल सा लॉजिक है, देखो अपने को क्या चाहिए, हमको पता है, क्या पता है भाई, कि जो म्यू होता है, म्यू तो क्या होता है, साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2, ये हमने डिराइव किया। तो अब इसमें जो डेटा रखना है अपने को, वाटर मीडियम में चाहिए, एयर वाला म्यू का मान नहीं चलेगा काम, तो वाटर में प्रिज्म का निकालना पड़ेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अपने को वाटर में निकालना पड़ेगा, प्रिज्म का हमने जी माना है, तो वो क्या होगा, एयर में प्रिज्म का जी डिवाइडेड बाय वाटर में, नहीं एयर में वाटर का ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऐसे तो रिलेटिव निकालते, तो ये क्या आ गया 1.53 डिवाइडेड बाय 1.33, तो मान आ जाएगा 1.15 के बराबर। तो ये आ गया, जब हम प्रिज्म को वाटर में रख देंगे तो कितना आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये हमने निकाल लिया। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा देखो, तो ये तुमको यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, म्यू का वाटर वाले मीडियम में प्रिज्म का, तो यहाँ से क्या हम अपने को पता क्या चीज़ है, ए का मान ऐसे तो रख दो यहाँ पे 1.15 इज इक्वल टू साइन ए का मान कितना है 60 डिग्री प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2, साइन ए बाई 2 को इधर दे दो तो साइन 60 डिग्री बाई 2 30 डिग्री, तो ये फिर से 1/2 हो जाएगा। तो कितना हो गया ये देखो, ये आ गया तुम्हारा 1.15 बाई 2, इसको बाई 2 कर दो, ये मान आ गया कितना 0.575 बराबर साइन 60 डिग्री प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2। तो साइन को इधर भेजोगे तो ये साइन इन्वर्स बन जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि साइन कितने डिग्री का मान इतना होता है, तो 35.1 डिग्री का, यानी ये कितना डिग्री हो गया 35.1 डिग्री बराबर 60 डिग्री प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2, मल्टीप्लाई कर दो 35.1 बराबर 35 दूनी क्या होता है 70.2, 70.2 बराबर हो जाएगा 60 प्लस डेल्टा मिनिमम, तो डेल्टा मिनिमम का मान आ गया 10.2 डिग्री। तो ये क्वेश्चन अपना सॉल्व हो गया। अब देखो कुछ की पॉइंट हैं जो अपने को समझ में आने चाहिए कि एंगल ऑफ जो प्रिज्म होता है या रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ प्रिज्म, इसका मतलब होता है एंगल बिटवीन द फेसेस ऑन व्हिच लाइट इज इंसिडेंट एंड फ्रॉम व्हिच लाइट इमर्जेज। क्या मतलब हुआ कि एंगल ऑफ प्रिज्म किसको बोलते थे तुम, इस वाले एंगल को। तो ये क्या है, ये उन दो फेस, ये ए फेस ए बी और ये ए सी, तो इन दो फेस के बीच का एंगल है, इस पे लाइट गिरता है और लाइट इमर्ज आउट होता है, तो इन दोनों फेस के बीच बनने वाले एंगल को एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। बोलता है इफ़ द फेसेस ऑफ प्रिज्म ऑन व्हिच लाइट इज इंसिडेंट एंड फ्रॉम व्हिच इट इमर्जेज आर पैरेलल देन द एंगल ऑफ प्रिज्म विल बी 0। क्या बोल रहा है कि अगर ये दो फेस हो जाएं, इस पे गिरा और इससे गया, ये दोनों पैरेलल हो जाएं एक दूसरे के, ए बी और सी डी पैरेलल हो गया, तो ये प्रिज्म के बीच का कोई एंगल ही, ये लाइन कट ही नहीं कर रहा है तो एंगल तो बना ही नहीं, पैरेलल हो गया तो एंगल ऑफ जो होगा प्रिज्म वो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा क्या एंगल ऑफ प्रिज्म। और इससे क्या होगा, जो इंसिडेंट रे है वो इमर्ज कैसा होगा, पैरेलल होकर निकलेगा, अपने ही पैरेलल निकल जाएगा, जैसे आया था वैसे ही पैरेलली निकल जाएगा,
जैसा कि हमने एक स्लैब के अंदर देखा है। स्लैब में क्या होता है, रे गिरता है, इधर से आता है और इधर पैरेलल निकल जाता है अपने, तो ये दोनों कभी एक दूसरे को कट नहीं करते। तो एंगल ऑफ डिविएशन क्या होगा, वो भी जीरो हो जाएगा, डेल्टा का मान भी जीरो हो जाएगा। और प्रिज्म कैसा एक्ट करेगा इस केस में, ट्रांसपेरेंट प्लेट की तरह एक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि तुम तिरछा बनाए ही नहीं, ये सीधा सीधा बॉक्स बना दिए, तो प्लेट जैसा बिहेव करेगा जिसके आर पार लाइट जा सकता है और पैरेलल होकर निकलता है, इसीलिए उसको बोल देंगे हम ये। कहता है अगर म्यू ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू दैट ऑफ सराउंडिंग, अगर देख प्रिज्म जिस मटेरियल का बना है उसका जो म्यू है वो इसके सराउंडिंग के बराबर हो जाए तो इस पर कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि सेम मीडियम जैसे ये दोनों बिहेव करेंगे। मान लो जिस पानी में रखा है उस पानी का और इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो जाए तो क्या हो जाएगा भाई, मीडियम बदलेगा ही नहीं। और तुमको पता है कि मीडियम बदलने के बाद ही जो है वो रिफ्रैक्शन होता है। इस केस में भी क्या होगा, जो रिफ्रैक्शन होगा नहीं तो लाइट में डिविएशन भी नहीं होगा, तो लाइट जो पास कर जाएगा कैसा, अनडिविएटेड ही पास कर जाएगा और डेल्टा का मान हो जाएगा जीरो। अब हम लोग देखेंगे जो टॉपिक है उसका नाम है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। क्या देखेंगे, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ये क्या होता है, देखो एक गाना सुने होगा, मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने बुने। अब जो लाइट होता है वाइट लाइट जो है जैसे ही प्रिज्म पे इंसिडेंट होता है, प्रिज्म पे जैसे ही गिरता है ये 7 रंग में बट जाता है, स्प्लिट हो जाता है, स्प्लिटेड इनटू 7 कलर्स। इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं डिस्पर्जन। तो क्या कहोगे, डिस्पर्जन किसको बोलते हैं, तो व्हेन व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए प्रिज्म देन इट इज स्प्लिटेड इनटू 7 कलर्स, 7 कलर्स में बंट जाता है, स्प्लिट हो जाता है। इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, दिस फिनोमिना इज नोन एज डिस्पर्जन। अब देखो ये प्रिज्म क्या करता है, प्रिज्म पे जैसे गिरता है ना, प्रिज्म क्या करता है, अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देता है। अब भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा तो रास्ता तो बदल ही जाएंगे, क्योंकि डिविएशन अलग अलग तरीके का आएगा। तो अगर वाइट लाइट गिरा यहाँ पे, ठीक है, अब ये चूँकि 7 रंगों से मिल के बना है तो क्या होगा कि प्रिज्म बोलता है कि तुम रेड कलर के लाइट हो तो तुम्हारे लिए हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा μ1। क्यों, क्योंकि तुम्हारा वेवलेंथ जो है वो है कुछ और। तुम कह रहे हो हम ऑरेंज कलर के हैं तो हम बोलेंगे तुम्हारे लिए हमारा कुछ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा, क्योंकि तुम्हारा तो वेवलेंथ अलग है। तो अगर वेवलेंथ तुम अलग दिखाओगे तो प्रिज्म कहेगा तुमको हम अलग रास्ते से भेजेगा, तुम्हारे लिए रास्ता अलग है, तुम अलग जाओ, क्योंकि तुम्हारा वेवलेंथ अलग है, तुम्हारा रास्ता सेम नहीं हो सकता क्योंकि इस रास्ते से कोई और गुजर रहा है। ठीक है, तो अलग अलग कलर के लिए रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, विबग्योर याद है, VIBGYOR। तो ये क्या करता है, अलग अलग में बांट देता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो अब जो डिविएशन है भाई, डिविएशन क्या होता है, ये अपने रास्ते से जा रहा था अपने काम से काम करते और तुमने इसका रास्ता मोड़ दिया, यही तो डिविएशन है। तो भाई अलग डिविएशन का हमने फार्मूला पढ़ा था μ-1 × A, इतना तो मिनिमम डिविएशन था। अब अगर तुम म्यू का मान अलग अलग दिखाओगे मेरे लिए, तुमको पता है जो रेड लाइट होता है उसका जो वायलेट के मुकाबले उसका लेमडा जो है ज़्यादा होता है, क्योंकि रेड लाइट का लेमडा सबसे ज़्यादा होता है। इसका मतलब है कि जो म्यू वायलेट के लिए होगा, ये जिसका मान म्यू का मान जिसका ज़्यादा उसका डिविएशन ज़्यादा। अब देखो लेमडा रेड का ज़्यादा होता है इससे, लेकिन क्या होता है कि जो म्यू वायलेट का होता है वो ज़्यादा हो जाएगा रेड के मुकाबले, क्योंकि जिसका वेवलेंथ ज़्यादा उसका म्यू का मान कम। समझ गए। और इस कारण से क्या होता है, जो डेल्टा जो एम है वायलेट के लिए वो ज़्यादा हो जाता है डेल्टा मिनिमम ऑफ रेड कलर।
तो ज़्यादा डिविएशन किसके अंदर पैदा होता है, वॉयलेट वाले के अंदर ज़्यादा डिविएशन पैदा होता है। तो वॉयलेट दूर से पास करेगा, दूर जाएगा, वॉयलेट नीचे चला गया देख। और जिसके लिए डिविएशन कम है, रेड के लिए, तो रेड वाला अलग आएगा। तो डिस्पर्जन का कारण तो तुम समझ गए। अब हम देखेंगे एंगुलर डिस्पर्जन। क्या देखेंगे, एंगुलर डिस्पर्जन। एंगुलर डिस्पर्जन एक टॉपिक है। देखो क्या होता है, ये है एंगुलर डिस्पर्जन जो होता है थीटा, वो होता है डिविएशन ऑफ वॉयलेट माइनस डिविएशन ऑफ रेड। तो वॉयलेट का डिविएशन कितना होगा, तो म्यू फॉर वॉयलेट -1 इंटू ए, यहाँ से फार्मूला से, माइनस रेड का क्या होगा, तो म्यू फॉर रेड -1 इंटू ए, ये हो जाएगा। कॉमन ले लो तो हो जाएगा, ए कॉमन आ गया, म्यू ऑफ वॉयलेट माइनस म्यू ऑफ रेड। तो इससे क्या पता चलता है कि अपना जो एंगुलर डिस्पर्जन है वो किस एंगल, ये डिफरेंस है एंगल ऑफ डिविएशन किसके, वॉयलेट और रेड कलर के एंगल ऑफ डिविएशन। डेल्टा भी क्या कहलाता है, एंगल ऑफ डिविएशन फॉर वॉयलेट। डेल्टा आर क्या कहलाता है, एंगल ऑफ डिविएशन फॉर रेड। तो इन दोनों को जब घटा दिए तो ये हो गया तुम्हारा एंगुलर डिस्पर्जन। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड करेगा, और म्यू यानी मटेरियल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड करेगा। यानी जो एंगुलर डिस्पर्जन है वो डिपेंड करेगा तुम्हारे प्रिज्म के मटेरियल पे। क्यों, क्योंकि भाई इसके फार्मूला में म्यू आ रहा है, तो म्यू मतलब मटेरियल पे डिपेंड करेगा, ए जो है वो शेप पे डिपेंड करेगा, यानी एंगल ऑफ प्रिज्म का जो शेप है उस पर डिपेंड करेगा, प्रिज्म के मटेरियल पे और प्रिज्म के एंगल पे डिपेंड करेगा। क्या हो गया, थीटा बराबर म्यू वॉयलेट माइनस म्यू रेड इंटू ए के बराबर। ये समझ गए, ये था अपना एंगुलर डिस्पर्जन। समझ गए, रेड वाले के लिए कम होता है, वॉयलेट वाले के लिए सबसे ज़्यादा। अब हम देखने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म देखने से पहले हम एक और टॉपिक देखेंगे। तो टॉपिक है अपना, जगह चाहिए मेरे को थोड़ा सा, डिस्पर्जिव पावर। डिस्पर्जिव पावर इसको बोलते हैं, ओमेगा से दिखाते हैं डिस्पर्जिव पावर को। ठीक है, ये क्या होता है, ये रेशियो होता है। डिस्पर्जिव पावर जो होता है वो होता है एंगुलर डिस्पर्जन, जो अभी हमने देखा उसको हम किससे दिखाते थे, थीटा से, डिवाइडेड बाय मीन कलर डिविएशन। अब देखो, जब विबग्योर देखोगे ना तुम, VIBGYOR, विबग्योर, तो इसमें क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, मीन कलर डिविएशन का मतलब क्या हुआ, ये हो गया ओमेगा बराबर लिख लो थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा ऑफ येलो। थीटा क्या था हमारा, म्यू ऑफ वायलेट माइनस म्यू ऑफ रेड इंटू एंगल ऑफ प्रिज्म डिवाइडेड बाय, येलो के लिए लेते हैं उसको मीन बोलते हैं। क्या हो जाएगा, म्यू ऑफ येलो -1 इंटू ए से ए कट गया, तो क्या आ गया हमारा, ओमेगा बराबर आ गया म्यू ऑफ वायलेट माइनस म्यू ऑफ रेड डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ येलो -1। ये हो गया हमारा डिस्पर्जिव पावर। ये क्या हो गया, डिस्पर्जिव क्या हो गया, पावर। समझ गए। तो एक बात बताओ, ये डिस्पर्जिव पावर किस पे डिपेंड करेगा, ये तो खाली मटेरियल पे डिपेंड करेगा, क्योंकि म्यू का मान है और तो कुछ है नहीं। तो डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, ये जो डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। ठीक है, ये समझ गए। ये डिस्पर्जिव पावर का भी बार यूज हो जाता है, अपने को एग्जाम में आता है, तो याद रखना। क्या होता है ये, रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्जन टू मीन कलर डिविएशन। अब देखो क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म देखेंगे अब।
ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। तो इसमें दो कॉम्बिनेशन हम लोग पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे कि डिविएशन होगा लेकिन डिस्पर्जन ना हो, और दूसरा देखेंगे कि डिस्पर्जन हो डिविएशन ना हो, यानी डेल्टा 0 हो जाए लेकिन 7 रंग में बंटने चाहिए। यहाँ पे डिविएशन आ जाए, 0 नहीं होगा लेकिन 7 रंग में नहीं बंटने चाहिए। वाइट आया तो वाइट ही निकल के जाना चाहिए। इस तरीके से हम प्रिज्म को सजाएंगे कि जो थीटा है डिस्पर्जन एंगल 0 हो जाए। समझ रहे हो बात? तो देखो, 2 और मोर देन 2 थिन प्रिज्म को हम कंबाइन करेंगे। 2 या 2 से ज़्यादा थिन प्रिज्म को ऐसा कंबाइन करेंगे कि डिविएशन तो होगा लेकिन डिस्पर्जन नहीं होगा। क्या होगा? इमर्जेंट लाइट रे जो है, ये जो लाइट रे तुम्हारा इमर्ज होकर निकल रहा है, ये डिविएशन तो होगा लेकिन वाइट लाइट में ही निकलेगा बाहर। तो देखो क्या हुआ, पहले प्रिज्म पे जो गिरा वाइट लाइट तो उसने डिविएशन प्रोड्यूस किया। यहाँ पे था रेड और ये है रेड और ये वायलेट नीचे आता है। अब रेड वाला गिरा किस पे? प्रिज्म पे। ऐसा गिरा कि जब बाहर निकलने लगा तो वाइट लाइट बन के निकला। समझ गए? तो इसका जब हम डिविएशन देखेंगे तो शुरू वाले रे से देखेंगे। देखो ये जो शुरू का लाइन था वो हमारा लाइट था, उसको ड्रॉ किए पीछे तक, और जो बाहर निकला सेकंड प्रिज्म से रिफ्रैक्ट होके उसको बढ़ाया, और उन दोनों के बीच को जो डेल्टा है वो है डेल्टा। पहला प्रिज्म का एंगल ए है और दूसरा प्रिज्म का एंगल है ए डैश। अब समझने का कोशिश करो। डिस्पर्जन नहीं हो इसका मतलब क्या है कि लाइट इज नॉट स्प्लिटेड इन 7 कलर। लाइट 7 कलर में स्प्लिट नहीं होगा। तो देखो सिंपल सा बात है, जो यहाँ पे टोटल डिस्पर्जन होगा वो क्या होगा? मान लो वो है थीटा, तो पहले वाले से डिस्पर्जन प्लस दूसरे वाले से डिस्पर्जन। पहले वाले का डिस्पर्जन क्या होता था अपना? म्यू वायलेट माइनस म्यू रेड इंटू एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जोड़ दूसरे वाले का क्या होगा? फिर से म्यू वायलेट माइनस म्यू ऑफ रेड। अब मान लो ये जो दूसरा प्रिज्म है उसका म्यू का मान अलग अलग है, ये अलग कर दिए, डैश लगा दिए, और एंगल ऑफ इंसिडेंस भी तो ए डैश है जो कि अलग है। ये हो गया। अब तुम कह रहे हो कि नो डिस्पर्जन भैया यहाँ पे, तो नो डिस्पर्जन मतलब थीटा हो जाएगा 0। थीटा जैसे 0 करोगे तुम्हारा ए डैश का मान आ जाएगा म्यू वायलेट माइनस म्यू रेड इंटू ए डिवाइडेड बाय म्यू वायलेट माइनस म्यू रेड डैश डैश, और एक आ जाएगा यहाँ पे माइनस का चेन, क्योंकि इधर जाएगा तो माइनस बनेगा। इसका मतलब क्या है? माइनस के चेन का मतलब क्या है? ये इम्प्लाई करता है कि प्रिज्म का जो एंगल आया इज इन अपोजिट डायरेक्शन। एगो ऊपर में था तो दूसरा नीचा में डालना पड़ा, तभी तो माइनस आ रहा है। ए डैश का मान ए के मुकाबले निगेटिव आ रहा है। अब देखो, अब दूसरा बात ये समझ गए तुम, ये कैसे आया? अब दूसरा बात देखो, दूसरा केस है डिस्पर्जन होगा, डिविएशन नहीं आएगा। अब देखो सिंपल सा लॉजिक है, इसमें क्या करेंगे वो समझो। डिस्पर्जन में क्या होगा? 2 या मोर देन 2 प्रिज्म को ऐसा कंबाइन करेंगे कि डिस्पर्जन तो होगा, यानी लाइट विल स्प्लिट इन 7 कलर, लेकिन डिविएशन नहीं होना चाहिए, यानी पैरेलल निकलना चाहिए। जो अपना इनिशियल वाला लाइट था उसके पैरेलल बाहर आना चाहिए लाइट। समझ गए बात? तो चलो, ये था प्रिज्म एंगल ए, ये था ए डैश, ये रेड के लिए, ये यहाँ पे रेड, ये है वायलेट। सुनो यहाँ पे क्या होगा, जैसे इमर्जेंट वाला जो रे होगा, इमर्जेंट लाइट रे जो बाहर निकला, बाहर ये वाला लाइट रे वो पैरेलल हो जाएगा किसके? टू ये इंसिडेंट जो गिरा था उसके, टू इंसिडेंट
लाइट रे के। अब देखो डिविएशन डाल दो, तो पहली बार में डिविएशन आएगा Δ1, दूसरी बार में आ जाएगा Δ2, तो जो टोटल डिविएशन आएगा यहाँ पे आ जाएगा इतना। अब हमको पता है इसका मान हमको 0 करना है क्योंकि विदाउट डिविएशन जाना है। तो पहला Δ1 क्या होगा, म्यू माइनस 1 इंटू ए के बराबर, ये तो फार्मूला होता है, प्लस Δ2 के लिए क्या होगा, तो इसका मान म्यू डैश माइनस 1 इंटू ए डैश के बराबर। इसका मतलब हो गया जो ए डैश आ गया तुम्हारा वो आ गया म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाय म्यू डैश माइनस 1 इंटू ए, और एक माइनस का साइन आ रहा है। अब ये माइनस का साइन क्या इंडिकेट कर रहा है वो समझो। तो माइनस का साइन है वो दिखा रहा है कि हमारे जो प्रिज्म के एंगल हैं आर इन अपोजिट डायरेक्शन। समझ गए बात, प्रिज्म का जो एंगल है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, यही बात को ये बता रहा है। अब आगे देखो कुछ पॉइंट हैं जो समझना है। जो डिस्पर्जिव पावर है उसका कोई यूनिट नहीं होता। क्यों यूनिट और डायमेंशन नहीं होता, क्योंकि ये रेशियो है, ठीक है, और ये मटेरियल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड करता है। हमने डिस्पर्जिव पावर का अभी फार्मूला देखा था, क्या देखा था डिस्पर्जिव पावर का फार्मूला बताओ। डिस्पर्जिव पावर जो था ओमेगा वो था म्यू वायलेट माइनस म्यू रेड बाय म्यू येलो माइनस 1। अब देखो तो इसमें ऊपर नीचे म्यू म्यू वाला टर्म है, अब म्यू तो खुद रेशियो है तो नंबर आ जाएगा एक पॉजिटिव नंबर, इसका कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है म्यू, उसका कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है। अब आगे समझो, किसी भी गिवन प्रिज्म के लिए, प्रिज्म का अगर तुम मटेरियल फिक्स कर दिए तो डिस्पर्जिव पावर तो कांस्टेंट हो गया, यानी अगर लाइट जो गिर रहा है उसका वेवलेंथ अलग अलग है तब भी जो डिस्पर्जिव पावर तो अपना यहाँ पे क्या है, ये कांस्टेंट है। तो क्या बोल रहा है कि जो डिस्पर्जन होगा अलग अलग वेवलेंथ का वो अलग अलग आएगा। क्यों, मैक्सिमम डिस्पर्जन किसका होगा, वायलेट का। तुमको याद है वायलेट नीचे चला जाता था डिस्पर्ज होके, और मिनिमम किसका डिस्पर्जन होगा, रेड का। इसका मतलब है कि जिसका डिस्पर्जन ज़्यादा उसका डिविएशन भी ज़्यादा हुआ। वायलेट का डिविएशन ज़्यादा हुआ था अपने रास्ते से और रेड का कम हुआ था। किसी भी गिवन प्रिज्म के लिए जो थीटा है वो प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा के। अगर कोई एक सिंगल प्रिज्म है वो बोथ डिविएशन और डिस्पर्जन एक साथ प्रोड्यूस करेगा, यानी अगर सिंगल प्रिज्म है तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही प्रिज्म में तुम डिविएशन तो ले लो लेकिन डिस्पर्जन ना हो, या डिस्पर्जन ले लो डिविएशन ना हो। ऐसा एक प्रिज्म के सहायता से नहीं किया जा सकता, इसके लिए कम से कम 2 प्रिज्म चाहिए। अभी हमने देखा कि हमको अगर डिविएशन रखना है विदाउट डिस्पर्जन तो भी 2 या 2 से ज़्यादा प्रिज्म का कॉम्बिनेशन लगेगा, या डिस्पर्जन रखना है विदाउट डिविएशन तो भी 2 या 2 से ज़्यादा लगेगा। सिंगल प्रिज्म ऐसा काम नहीं कर सकता कि ये दे दें। अब देखो भाई, अब है अपना क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या है कि वाइट लाइट है, वाइट लाइट पास कर रहा है प्रिज्म जिसका एंगल कितना है 5 डिग्री, ए का मान दे दिया है 5 डिग्री। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड लाइट और ब्लू लाइट दिया हुआ है इतना, यानी क्या दिया हुआ है, ब्लू लाइट के लिए जो म्यू का मान है वो है, और रेड के लिए जो है, तो रेड के लिए दिया हुआ 1.641 और ब्लू के लिए 1.659, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब पूछ रहा है तुमसे कि कैलकुलेट द एंगल ऑफ डिस्पर्जन बिटवीन देम। तो सिंपल सा लॉजिक है, जो एंगल ऑफ डिस्पर्जन ये तुमसे पूछ रहा है, थीटा पूछ रहा है, किसके बीच में, ब्लू वाले और रेड वाले के बीच का एंगल ऑफ डिस्पर्जन। तो डेल्टा क्या होता है, म्यू माइनस 1 इंटू ए के बराबर। यहाँ पे अपना एजम्पशन क्या रहता है, एजम्पशन रहता है कि जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो स्मॉल रहे, यही एजम्पशन रहता है। तो ये आता है अपना डेरिवेशन टाइम हमने देखा था।
तो म्यू जो डेल्टा ब्लू के लिए लिखोगे तो ब्लू के लिए म्यू का मान कितना 1.659 माइनस 1 इंटू ए। तो डेल्टा रेड के लिए लिखोगे तो क्या आ जाएगा 1.641 माइनस 1 इंटू ए। इन दोनों को घटा दोगे तो सिंपल सा बात है कितना आ जाएगा, ये मान निकल के आ जाता है। ए का मान कितना 5 डिग्री, तो 5 डिग्री, यहाँ पे भी 5 डिग्री गुना कर दो दोनों का। तो ब्लू के लिए जो आता है वो तुम्हारा कैलकुलेट करोगे तो 3.295 आ जाएगा, और रेड के लिए आ जाता है 3.025। तुम लोग हमेशा कैलकुलेशन करो क्योंकि एग्ज़ाम तुमको देने का है, तो तुमको ये काम कैलकुलेशन भी स्पीड में आने चाहिए। तो ये अपना आंसर हो जाएगा क्या चीज़, एंगल ऑफ डिस्पर्जन आता है थीटा, ब्लू और रेड के बीच में कैसे निकाला। आगे देखो, प्रिज्म का एंगल ऑफ प्रिज्म जो है 10 डिग्री दिया हुआ है रेड के लिए और वायलेट के लिए। ये जो है म्यू रेड दे दिया है, म्यू वायलेट दे दिया है। डिस्पर्जिव पावर पूछ रहा है, तो डिस्पर्जिव पावर क्या होता था, म्यू ऑफ वायलेट माइनस म्यू ऑफ रेड बाय म्यू ऑफ येलो माइनस 1। अब एक बात ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, तुमको याद है ये होता था VIBGYOR, ठीक है। तो हम लोग जब ये येलो का निकालते हैं ना म्यू का मान, तो वो हमारे रेड वाला और वायलेट वाले के आधे के बराबर लेते हैं। क्यों, क्योंकि तुमको याद है येलो को हमने माना था, येलो को माना था मीन माना था वेवलेंथ का। तो मीन क्या होगा, ऊपर वाला प्लस नीचा वाला बट्टा 2, दोनों को जोड़ के बट्टा 2। इसीलिए येलो का जब नहीं दिया हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रेड और वायलेट का दिया हो तो यहाँ से निकाल लेना। यहाँ से क्या आ जाएगा अपने को, येलो का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया अभी कि जब रेड का और वायलेट का दिया हो तो जोड़ के आधा कर देना, तो तुम्हारा काम निकल आएगा किसका, येलो के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता चल गया। अब डिस्पर्सिव पावर जो है वो क्या हो जाएगा, वायलेट के लिए कितना दिया हुआ है 52 माइनस 1.51 डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ येलो कितना आया 1.515 माइनस 1। तो ये ऊपर में आ गया 0.01 डिवाइडेड बाय 1.515 माना जाता है 0.019। तो ये हो जाता है तुम्हारा आंसर, ठीक है। अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास फॉर रेड एंड वायलेट कलर। कोई ग्लास है रेड के लिए और वायलेट के लिए दे दिया है, डिस्पर्जिव पावर पूछ रहा है। सिंपल सा लॉजिक है, पहले येलो का निकाल लेना, कैसे 1.644 प्लस 1.644 664 है एक 664 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाता है 1.654। डिस्पर्जिव पावर का फार्मूला हमको याद है, वो था म्यू भी माइनस म्यू रेड डिवाइडेड बाई म्यू येलो माइनस 1। यहाँ से आ जाएगा 1.664 माइनस 1.644 डिवाइडेड बाई 1.654 माइनस 1 इज इक्वल टू 0.0305। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि एग्जाम में तो क्वेश्चन ही आता है, हमसे बनने चाहिए। कोई सर्टेन स्पेक्ट्रम है जो कि प्रोड्यूस किया जा रहा है ग्लास प्रिज्म का, जिसका डिस्पर्जिव पावर ही दे दिया है। इस बार हमको रेड का और वायलेट का दे दिया, येलो का पूछ लिया। भैया आराम से लगाओ भैया, 0.031 इज इक्वल टू म्यू ऑफ वायलेट 665 माइनस म्यू ऑफ रेड डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ येलो माइनस 1। सॉल्व करोगे ये तो तुम्हारा येलो का मान आ जाएगा 1.645 के बराबर। सॉल्व करके देख लो भाई। चलो भाई, अब क्या है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ दो प्रिज्म दिया हुआ है अपने पास। कॉम्बिनेशन ऑफ दो प्रिज्म दिया हुआ है, एक फ्लिंट का है और दूसरा क्राउन ग्लास का है। तो इसका मतलब क्या है, फ्लिंट और क्राउन ग्लास का है। कंडीशन क्या दिया हुआ है, दिया है डिस्पर्जन विदाउट डिविएशन यानी डेल्टा 0। तो बोल रहा है एंगल ऑफ फ्लिंट ग्लास प्रिज्म है 15 डिग्री, यानी पहला ले लोगे कितना 15 डिग्री। कैलकुलेट द एंगल ऑफ क्राउन ग्लास प्रिज्म, ए डैश का मान तुमसे पूछ लिया है। एंगुलर डिस्पर्जन ऑफ रेड एंड वायलेट निकालना है तुमको। एंगुलर डिस्पर्जन फॉर
रेड एंड वायलेट भी तुमको निकालना है, ऐसा बोल रहा है। दिया क्या हुआ है, म्यू फॉर क्राउन ग्लास वाले के लिए, फ्लिंट वाले का 15 माना है ना, इस वाले के लिए जो म्यू है डैश है वो 1.52 है। अब फ्लिंट वाले के लिए मान दे दिया 1.65। डब्लू फॉर क्राउन ग्लास, ये क्राउन ग्लास के लिए 0.20, और डब्लू डैश कर दो इसको, डब्लू ये है 0.03, ऐसा तुमको दे दिया है। तो ए का मान दे दिया 15 डिग्री, ए डैश पूछ लिया, डब्लू का मान 0.03, डब्लू डैश दे दिया, म्यू का मान दे दिया 1.65, म्यू डैश ये हो गया। अब नो डिविएशन बोला है भाई क्वेश्चन में, तो डेल्टा प्लस डेल्टा डैश जो होगा वो होगा 0, यानी म्यू -1 इंटू ए, जो डेल्टा का फार्मूला होता है म्यू डैश -1 इंटू ए डैश बराबर हो जाएगा 0। रख दो इसमें, तो ये म्यू का मान कितना है 1.65 -1 इंटू ए का मान है 15 डिग्री, प्लस म्यू डैश कितना है 1.52 -1 इंटू ए डैश नहीं पता है, 0। तो यहाँ से जो ए डैश का मान आ जाएगा वो आ जाएगा -18.75 डिग्री। निगेटिव साइन हमेशा बोर्ड का एग्जाम में लिख के आना कि निगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट टू प्रिज्म मस्ट बी ज्वाइंड इन अपोजिट। अब देखो डिस्पर्जन का मान अपने को बोला है, तो नेट जो डिस्पर्जन आएगा वो क्या आएगा, थीटा बराबर क्या आएगा, म्यू वायलेट माइनस म्यू रेड इंटू ए प्लस म्यू डैश ऑफ वायलेट माइनस म्यू डैश ऑफ रेड इंटू ए डैश, ये तो आएगा। तो रख दो इसमें मान, तो थीटा बराबर क्या आएगा, क्या आ जाएगा भाई, अपने को क्या बोला है, देखो एंगुलर डिस्पर्जन बोला है। क्या बोला है, एंगुलर डिस्पर्जन। तो जो एंगुलर डिस्पर्जन होता था थीटा क्या होता था, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, यही तो करते थे, ये करते थे। तो नेट जो होगा, नेट एंगुलर डिस्पर्जन वो कितना होगा, देखो नेट जो एंगुलर डिस्पर्जन होगा वो हो जाएगा। अब हमको दिया क्या हुआ है, हमको डिस्पर्जिव पावर ओमेगा दिया हुआ है। ओमेगा क्या होता है, थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा फॉर येलो, ये तो होता है। थीटा क्या होता है, डेल्टा वायलेट माइनस डेल्टा रेड। तो हमको यहाँ पे अगर ये देखना है, क्या देखना है भाई क्वेश्चन में, हमको थीटा का मान देखना है। ओमेगा को हम लिख सकते हैं डेल्टा वायलेट माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा येलो -1 बाई डेल्टा येलो लिख सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ लिखा जा सकता है ओमेगा को। तो डेल्टा वायलेट माइनस डेल्टा आर वो हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा गुने डेल्टा वाई लिख सकते हैं गुने ए, प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं ओमेगा डैश डेल्टा वाई इंटू ए डैश। डेल्टा वाई यहाँ पे है, उसको डेल्टा को फार्मूला क्या होता है, तो ओमेगा म्यू ऑफ येलो -1 इंटू ए प्लस ओमेगा डैश म्यू ऑफ येलो -1 टू ए डैश, ये लिखा जा सकता है। इसमें मान रख दो, तो ओमेगा का मान कितना है 0.03, येलो का कितना है 1.65 -1, म्यू का मान दिया हुआ है इंटू ए प्लस डब्लू डैश क्या है। अब तुम सोचोगे येलो क्यों नहीं दिया, अरे तो ये मीन वैल्यू ही दिया हुआ है, येलो भी मीन वैल्यू होता है। ओमेगा डैश कितना दिया हुआ है 0.20, खुद से सॉल्व करो तो समझ में आएगा। और वो है कितना 1.52 -1 इंटू -18.75, माइनस लगाना मत भूलना। तो यहाँ से आ जाएगा ए का मान कितना था यहाँ पे 15 डिग्री, तो 15 डिग्री लिख दो, तो ये हो जाएगा आंसर तुम्हारा आ जाता है 0.0975, ये आंसर आ जाता है, ठीक है। ये अपना आंसर आ जाता है। तो इससे आगे हम देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।